हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बिग पुश थ्योरी के बारे में। बिग पुश थ्योरी से पहले मैंने आपको कई डेवलपमेंट थ्योरीज और ग्रोथ थ्योरी करा चुका हूँ। जितनी भी डेवलपमेंट थ्योरी और ग्रोथ थ्योरी है उसका जो मेन कंटेंट था, मेन कंक्लूजन था कि किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, तो जो डेवलपिंग कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है उसके लिए तो ग्रोथ मॉडल अप्लाई करते हैं। लेकिन जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, जो अंडर डेवलपमेंट है और जिसको अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में आना है, उसके लिए कौन सी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए या कौन से मॉडल उस कंट्री के लिए सूट करता है। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडल्स दिए। चाहे शुम्पीटर ने इनोवेशन पे फोकस किया, तो लिविस्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट किया, तो फायरेनिस और लुइस ने ड्यूल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर लेबर को निकाल करके इंडस्ट्री प्रमोट करने की बात किया। इस तरह से हर एक मॉडल का, क्लासिकल ने लेबर स्पेशलाइजेशन की बात किया, माल्थस ने पॉपुलेशन को एक ऑप्टिमम पॉइंट पे जाने की बात किया। तो कहीं न कहीं जितने भी मॉडल हैं, सब मॉडल ने ये कहने का प्रयास किया कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी कंटेंट में मिलता जुलता एक नया थ्योरी है फ्रेंड्स, जिसे बोलते हैं बिग पुश थ्योरी, जिसे बोलते हैं रोदान्स की थीसिस है। इसे रोबिस्टिन्स रोदान ने दिया, इस करके इसका नाम रोदान मॉडल भी कहते हैं। फ्रेंड, इस मॉडल का मेन कंटेंट यही था कि किसी भी कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में ह्यूज प्रॉब्लम होती है। वो ह्यूज प्रॉब्लम्स क्या है? लेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, लेक ऑफ सेविंग रेट है। और सेविंग रेट एंड कैपिटल फॉर्मेशन कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कैपिटल इनकम कम है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, और डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में वेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से इकोनॉमिक अंडर डेवलप्ड कंट्री में है। तो बेसिकली ये मॉडल फोकस करता है कि मेन प्रॉब्लम जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की है वो है वहाँ की कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सेविंग रेट। अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि डिमांड की प्रॉब्लम है, साथ के साथ वहाँ पर एक प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉब्लम है कि मतलब कौन सी वेरिएबल यूज़ करके, लेबर कैपिटल यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाए। या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही वो फ्लॉप हो जाती है। तो रोदान ने इसको फाइंड किया कि हमें एक ऐसे प्रयास की ज़रूरत है, एक पुश करने की ज़रूरत है इकोनॉमी को रन कराने के लिए। जैसे आप कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसको धक्का देते हैं, तो एक बार रन हो जाते हैं, उसको एक्सीलरेटर देते जाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाती है। तो सेम यहाँ पर इस मॉडल ने फोकस किया कि अगर आपको किसी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो एक मिनिमम एफर्ट्स यानी कि एक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन एक बिग पुश, एक अच्छे से धक्का देना पड़ेगा तो इकोनॉमी रन करेगी। ये धक्का देने की ज़रूरत क्या है? तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री की मेन प्रॉब्लम क्या है। जैसे लो लेवल ऑफ पर कैपिटल कम होती है, पर कैपिटल इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी। जब जैसी कंट्री में लो पर कैपिटल इनकम होगी, या वी कैन से कि जहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा वहाँ पर सेविंग रेट कम होगा। सेविंग रेट कम होने का मतलब है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा फ्रेंड, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, तो वहाँ पर गुड्स की डिमांड भी कम होगी। गुड्स की डिमांड करने से अगेन सेविंग रेट भी कम हो जाएगा, और इसके क्या होगा कि विशेष सर्कल पॉवर्टी में ही घूमते रहेंगे, ठीक है। आपने नरकसे का विशेष सर्कल पॉवर्टी पढ़ा होगा, तो उसमें ये दिखाते हैं कि हम वाइज एक गरीब क्यों है। बिकॉज एक पुअर गरीब इसलिए क्योंकि गरीबी है, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसी चक्र में घूम रहे हैं। तो एक ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, और पॉवर्टी के साथ साथ जो वहाँ पर जो एजुकेशन है यानी कि लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट है, और अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्री की प्रॉब्लम है कि यू हैव ए लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बट हम उसको
प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात कि हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज बेटर नहीं है और ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रेंड, अगर हमें किसी भी कंट्री की इन प्रॉब्लम को लाइक कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, पॉवर्टी, लिटरेसी, एजुकेशन, रिसोर्सेज, इन सबको अगर बेटर कर दें तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी चीज़ को तोड़ने के लिए प्रोफेसर रोदान ने इन्हीं वेरिएबल को टच किया। जैसे उन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन की बात किया, जैसे सेविंग रेट बोलते हैं। उन्होंने डिमांड की बात किया कि डिमांड टूट ना पाए, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन की बात किया, होना चाहिए सेविंग की बात किया। और जब इन सब चीज़ें हो जाएगी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, तो ऑटोमेटिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग एजुकेशन, हेल्थ पे खर्चा करेंगे, टेक्नोलॉजी बेटर होगी, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी बेटर होगी। तो आपको अगर ये किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट के लिए हमने 3 टूल्स लिए उसने, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स बिग पुश थ्योरी ऑफ रोजेस्टिन थ्योरी। उस थ्योरी में से दिखाया कि आपको अगर इस कंट्री का ग्रोथ करना है, अगर इन वेरिएबल को चेंज करना है, इन फैक्टर को चेंज करके अपनी कंट्री का जीडीपी बेटर करना है। अगर आप जीडीपी बेटर करेंगे तो पर कैपिटल इनकम बेटर होगी, ठीक है, पीआई बेटर होगी, और जब पीआई बेटर होगी तो सेविंग रेट भी बेटर होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बेटर होगा, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा। इससे क्या होगा कि कुछ और भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, इससे एजुकेशन, हेल्थ बेटर होगा। यानी कि कुल मिला के एक हमारी डायनामिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट से अंडर डेवलप से डेवलप कंट्री की तरफ हम जाएंगे। तो रोदान ने कुछ अलग से फोकस नहीं किया। आज की जो गवर्नमेंट यही कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रही है, सेविंग रेट को फोकस कर रही है, रूरल एरिया में स्मॉल स्केल, ठीक है, इसके लिए इंडिया अडॉप्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मॉडलों को ध्यान रख करके, इन्हीं बातों को ध्यान रख करके हम बिग पुश थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको किसी कंट्री के जितनी भी प्रॉब्लम है, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप कंट्री हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोदान ने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। पहला कहता है इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर फ्रेंड? इंडिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि अविभाज्यता, मतलब कंटिन्यूटी टूटे ना पाए। अगर किसी इकोनॉमी में कंटिन्यूटी टूट गई तो विशेष सर्कल, यही कहने का मतलब है कि हम ऐसे सर्कल से हैं, अगर ऐसे चल रहे हैं तब तो ग्रोथ होगी। अगर इसमें एक ब्रेक हो गया तो आप इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए। तो सर्कल किस वे की बात करता है, हम इसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 तरह की एलिजिबिलिटी है, इंडिविजिबिलिटी है। पहला है, कहता है प्रोडक्शन फंक्शन की। दूसरा बोलता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग की। फिर इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड की। आपको पहले बता चुके हैं, आपने इसके पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी, कीन्स की थ्योरी पढ़ी होगी, इफेक्टिव डिमांड थ्योरी। इफेक्टिव डिमांड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जैसे आपने, हम थोड़ा मैक्रो में जाते हैं, हम पढ़ते हैं y बराबर C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। फ्रेंड, हमने पढ़ा था इसको। अब मैं कहता हूँ कि इसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और इस एग्रीगेट डिमांड के लिए हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन होता था जिसे हम लेबर और कैपिटल यूज करते थे। तो लेबर और कैपिटल को यूज करके जो प्रोडक्शन करते थे वही तो इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही तो नेशनल इनकम आती थी। और नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर और इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, ये भी पढ़ा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के पास कंजप्शन क्या होगी, बढ़ेगी। और जब कंजप्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अगेन न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वो कहना ये चाहता है कि अगर एक
बार प्रोडक्शन होने से, इन्वेस्टमेंट होने से अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डिमांड बढ़ती है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगेन इन्वेस्टमेंट, अगेन प्रोडक्शन होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है तो एक के बाद टूट जाएगा फ्लो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसको सिर्फ समझ लीजिए। हम अब बात करने जा रहे हैं फ्रेंड इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि लार्ज कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम की बात कर रहा है। रोदान ये कहता है कि किसी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो भैया एक बहुत बड़ा प्रयास की जरूरत है, जिसमें से कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये लार्ज कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम क्या था? वो कहता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस लीड टू द इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसा प्रयास जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स आए, इनपुट और आउटपुट, इस इनपुट आउटपुट के रिलेशन को ही बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस प्रोडक्शन में एलिजिबिलिटी बनी रहे तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम जब इस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं टीपी, तो यहाँ पर टीपी हाई होता है। तो जहाँ पर टीपी और हाई होता है, फर्स्ट स्टेज की बात होते हैं, उसे इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। इस केस में एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों बेटर होती है। तो लेबर हम हायर करते थे पता है, तो इस स्टेज में जहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है वहाँ पर हम बोलते थे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए, मार्केट में सबसे पहले कोई एक दुकान खोलता है, ठीक है, एक स्टार्टिंग करता है, धीरे धीरे उस दुकान के पास दूसरी भी दुकानें खुल जाती हैं, फिर उसको देख करके तीसरी दुकानें भी खुल जाती है। तो वहाँ पर एक मांग होने लगती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर एक रोड हाईवे बना देती है, वहाँ पर लाइट लगा देती है। धीरे धीरे वहाँ पर बैंकें खुल जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर की बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की ऑफिस खुल जाते हैं। तो क्या होगा, एक टाइम बाद धीरे धीरे वही एरिया क्या हो जाएगी, मार्केट स्टैंड हो जाएगी, और फिर वहाँ पर सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो और भी चीज़ों की फैक्ट्री लगाई, और भी इंडस्ट्री होगा, और लोगों को काम मिलेगा, तो धीरे धीरे वो एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि एक बार प्रयास करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रयास कैसे होगा? वो बोलता कि मिनिमम हुआ लेकिन ह्यूज प्रयास होना चाहिए। जैसे वो कहता है सोसी क्या होता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये बोलोगे ये क्या होता है? सोशल ओवरहेड कैपिटल ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, लाइक गवर्नमेंट रोड बना दे, गवर्नमेंट हाईवे बना दे, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट तगड़ा करने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हाईवे बनने से दुकानें खुलेंगी, वहाँ पर और भी चीज़ें एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो यानी कि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट जैसे बिजली होगा, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, वाटर सप्लाई आ गई, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते, और जब ये चीज़ स्टार्ट कर देगा गवर्नमेंट तो क्या होगा फ्रेंड, डीपीए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। फिर लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि और भी मार्केट को एक्सटेंड करेगा। डीपीए डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जैसे एक जूता की फैक्ट्री लग जाती है, एग्जाम्पल लेता है, अगर एक आप जूता की फैक्ट्री लगाते हैं तो जूता बनेगा, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोग जूते की डिमांड करेंगे, वही लोग लेबर हैं, लेकिन जूता और भी लोग परचेज करेंगे। अच्छा, जो लोग अदर फैक्ट्री में काम करते हैं, जूते की डिमांड होते से जूते की पैकिंग के लिए गत्ते की फैक्ट्री ले जाएगी, फिर उसमें लेजर्स डालने वाली फैक्ट्री लग जाएगी, फिर कुछ उसको सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री स्टार्ट करने से और भी उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई अदर एक्टिविटीज़ वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे आप एक समझ लीजिए, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल आपने ला लिया, लेकिन रॉ मटेरियल आने के बाद उसको मार्केट में बिकना चाहिए, अदरवाइज रॉ मटेरियल का आपको कॉस्ट नहीं निकलेगी तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो यही तो कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में
कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ दूसरी मार्केट में बिक रहा है और दूसरा जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं परचेज कर रहा हूँ, तो यानी कि एक दूसरे का प्रोडक्शन फंक्शन इंडिविजुअलिटी हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है फ्रेंड सोर्स ऑफ ओवरहेड बनेगा। फिर कहता है कि क्विक यील्डिंग डायरेक्टिव प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। क्विक यील्डिंग डायरेक्टिव प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीज़ें चलती जाएंगी। तो फ्रेंड्स मेरा कंसर्न था कि वो कहता है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए आपको मैंने बताया कि किसी भी कंट्री के में प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर यूज होती है, कैपिटल यूज होता है, उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं आने पाए। लेबर की डिमांड्स फुलफिल होती रहे, कैपिटल की सप्लाई फुलफिल होती रहे, साथ साथ रॉ मटेरियल भी नहीं आने पाए। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड और इंडस्ट्री स्टार्ट हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेगा। सप्लाई साइड की बात करता है, वो भी नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक कंटिन्यूटी में चीज़ें चलती जानी चाहिए, तभी ग्रोथ होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरा मॉडल है जिसे बोलता है सप्लाई साइड। हम थोड़ा सा मिटा रहे थे। सप्लाई का मतलब ये था फ्रेंड, वो कहता है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। सप्लाई ऑफ सेविंग का क्या मतलब है, सिंपल समझ लीजिए फ्रेंड कि अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया तो एक फंक्शन होता है लेबर ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट माना है। अगर हम जो प्रोड्यूस करेंगे तो वाई आएगा, तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है फ्रेंड। सेव इक्वल टू सी प्लस तो एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है। तो यानी कि ये सेविंग है और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कहता है कि जो सेविंग है, सप्लाई ऑफ सेविंग, ये टूटने नहीं चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये मल्टीप्लायर की बात करता है कि जो सेविंग है वो बढ़ती रहना चाहिए, और सेविंग के साथ मल्टीप्लायर तभी, मतलब एक इकोनॉमी में जो डायनामिक मल्टीप्लायर हो तभी वर्क करता है जब सेविंग प्रॉपर हो, क्योंकि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये माना है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो मतलब डायनामिक, यहाँ पर सेविंग रुकनी नहीं चाहिए, तो क्योंकि सेविंग ही चेंज इन सेविंग, चेंज इन के कैपिटल ही तो चेंज होगी, और जब कैपिटल चेंज होगी तो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो आपका डेल्टा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये डिमांड कौन सी डिमांड है, डिमांड, और जब डिमांड होगी तो न्यू प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, न्यू फैक्ट्री, न्यू इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो कहीं ना कहीं सेविंग इंडिविजुअलिटी रहेगी तो प्रोडक्शन फंक्शन भी इंडिविजुअलिटी रहेगी और डिमांड भी इंडिविजुअलिटी रहेगी। तो सेविंग फंक्शन इज, सेविंग में इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। किसी भी कंट्री को रन कराने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कैपिटल फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब प्रॉपर प्रोडक्शन फंक्शन इंडिविजुअलिटी हो, और जब प्रोडक्शन फंक्शन इंडिविजुअलिटी होगी तो लोगों के पास, कंट्री के पास जीडीपी बेटर होगी, पर कैपिटल इनकम बेटर होगा, फिर आपकी सेविंग भी बेटर होगी, और सेविंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अदरवाइज कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो कहता है कि सेविंग कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये बात करता है कि सप्लाई ऑफ सेविंग इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। तो समझ आ गया फ्रेंड। अच्छा, तीसरी बात करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड की। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लासिकल थ्योरी, एक डिमांड साइड थी, एक सप्लाई साइड थी। तो सप्लाई साइड ही आपने पढ़ा होगा, डिमांड साइड पढ़ा होगा। उसमें कहता है कि किसी कंट्री की जो डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा मैक्रो लेके चल रहे हैं, आपको बताइए कि y बराबर सी प्लस आई, तो ये दोनों क्या है, डिमांड है, क्योंकि कंजप्शन की डिमांड है, कंजप्शन की डिमांड होगी तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड होगी, इन्वेस्टमेंट की डिमांड होगी तो न्यू एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होगी, एम्प्लॉयमेंट तो लेबर हायर किया जाएगा, जब लेबर हायर किया जाएगा तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी, तो उसका भी कंजप्शन बढ़ेगा, तो अगेन कंजप्शन बढ़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट में सेल हो रही है। अगर ये डिमांड नहीं रहेगी, इंडिविजुअलिटी हो जाएगी, तो प्रोडक्शन फंक्शन का जो प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट है इन्वेस्टर प्रोड्यूसर का, इन्वेस्टमेंट का, वो नहीं फ्लॉप हो जाएगा, तो लोगों को वेजेस और रेंट कहाँ से देगा। तो कहना चाहता है ये है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, डिमांड की बढ़ना चाहिए।
और धीरे धीरे एक समय आएगा कि डोमेस्टिक मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट तभी डिमांड बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा ओवर सप्लाई होगी तो उसको मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर जो मेन कंक्लूजन हमारा ये है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू और भी समझाता हूँ आपको। मान के चलो फ्रेंड ये कहता है, एक चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मान के चलो ये आपका एक मार्केट है MR1 और ये आपका D1 है, डिमांड है, यानी कि AR है, इसे हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ओके, ठीक है। लेकिन ये हमारा ATC एवरेज टोटल कॉस्ट है, यानी कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है और Q1 का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मार्केट में प्राइस कितना है फ्रेंड्स, P1 है, ओके। कॉस्ट इसकी इतनी आ रही है, लेकिन उसका जो एवरेज है, सॉरी प्राइस आपका ये हो रहा है, OP प्राइस हो रहा है, OP1 या OP प्राइस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतनी मात्रा में क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, इसको हम D माने तो HDEP लॉस हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड देखेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यानी कि इस केस में कंट्री में लॉस हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर यही चीज़ हम ऐसे बात करें फ्रेंड, एक और बात लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे बना दें, एक MR2 बना दें, MR3 बना दें, MR4 बना देते हैं और मार्केट डिमांड्स हमारी D4 हो जाती है, यानी कि मार्केट डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए हमारा Q2 हो गया, प्रोडक्शन हमारा Q2 से Q1 हो गया, Q2 हो गया, लेकिन हमारा जो प्राइस है क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हमारा प्राइस भी P2 हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम यहाँ था, पहले यहाँ आ गया, और इस केस में आपका जो एरिया है ये क्या है, D1, इसको हम बनाएंगे D1, इसको बना सकते हैं हम E, इसको C बना देते हैं। तो यानी कि अब ए एरिया क्या होगा, प्रॉफिट आ गया। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इतनी है, एवरेज रेवेन्यू इतना है, तो पर यूनिट, ठीक है। Q2 D2 क्या आपका आया, टोटल एवरेज रेवेन्यू, और Q2C एवरेज कॉस्ट आ गई। इसका मतलब फ्रेंड हुआ कि अगर मार्केट में डिमांड है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो लॉस होगा और वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो कहना ही चाहता है कि अगर इस प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, अगर हम माने कि प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड नहीं है तो ये प्रोडक्शन सेल नहीं होगा। जब ये सेल नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है तो गुड्स लेबर की डिमांड क्यों होगी। दूसरी बात, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अंडर रिसोर्स नहीं यूज़ किया जाएगा तो इसे बोलते हैं सोसाइटी का लॉस है, डेड वेट लॉस है। तो किसी कंट्री के ग्रोथ करने के लिए वो कुछ अलग से नहीं बताता। रुदान ने सिर्फ यही फोकस किया कि किसी कंट्री का ग्रोथ करना है तो आपको इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपको उस सब के लिए एक कंडीशन है कि ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड, इंडिविजुअलिटी ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अगर ये सही हो जाएगा फ्रेंड तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है, पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये एक दिन में खत्म नहीं होगी। लिटरेसी या रिसोर्सेज आप एक दिन में यूज नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ आप इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसको टेक टाइम लगता है। तो डेवलपमेंट में हमेशा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटेटिव है तो कुछ क्वालिटेटिव है। जैसे हेल्थ, एजुकेशन क्वालिटेटिव हो गया, पॉवर्टी क्वालिटेटिव हो गई, लेकिन इनकम, नेशनल इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव हो गया।
तो कुल मिला के मेरा जो कंक्लूजन ये निकल रहा फ्रेंड कि बिग पुश में कुछ नहीं है, वो पुश करने की बात करता है, लेकिन कंडीशन के साथ कहता है कि ये चीज़ें आपको कंटिन्यूटी में रखनी पड़ेगी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे अनडेवलप्ड कंट्री हो, उसको फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिए DPO और SOC भी फोकस करता है, ठीक है, और लार्ज रूप से एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि रोदान ने जो बिग पुश की बात किया वो ये था कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रॉपर सतत प्रयास करना पड़ेगा और एक प्रॉपर डायरेक्टर के रूप में, ठीक है, हर एक सेक्टर को एक साथ फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट होते हैं, मैं पॉइंट को नोट कर दिया हूं। पहला है फ्रेंड कहता है कि नेग्लेक्ट द इकोनॉमिक्स एम फ्रॉम द कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। इस प्रोफेसर रोदान ने सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से कास्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, बिग प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन उस कॉस्ट को कम कैसे किया जाए इस बात की चर्चा नहीं करता है। नेग्लेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फ्रेंड ये इंडस्ट्री की बात तो करता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करता है। था है कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशनरी प्रेशर। वो कहता है कि ऑटोमेटिकली अगर एक साथ ये सब चीज़ प्रॉपर चलेगी तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेबर की सबकी इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, इस करके इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। ओके, फिर कहता है लो इन्वेस्टमेंट लीड द लार्ज इंक्रीजिंग आउटपुट। कहता है कि लो इन्वेस्टमेंट लीड टू द लार्ज इंक्रीज आउटपुट। ये धीरे धीरे हर सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो क्या होता है, आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सकता है, ह्यूज सप्लाई हो सकती है, इससे क्या होगा, रिसेशनरी आ सकती है। तो दोनों सिचुएशन संभव है। तीसरा बात कहता है लिग्न इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब्सिडी। ये एक्सपोर्ट की तो बात ही नहीं करता है, अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो एक्सपोर्ट कर देंगे, या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करता। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड ये कहता है कि इंपोर्ट सब्सिडी की बात नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिफिकल्टी। वो कहता है कि अगर एक साथ इतना किया जाए तो किसी भी एडमिन के पास, किसी भी कंट्री के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि एक सेक्टर हर एक सेक्टर को एक साथ लेके चला जाए, क्योंकि उसके भी लूज फास्ट होते हैं, क्योंकि उसको भी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लगाएगी, एरिया को देखना, उसको किस एरिया को डेवलपमेंट करना, किस एरिया को नहीं डेवलपमेंट करना, इस टेक टाइम। नॉट ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट। वो कहते हैं कि ऐसा जो मॉडल रोदान ने दिया है ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता, कोई इसको हिस्टोरियल ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कि इस कंट्री ने बिग पुश करके अपनी कंट्री को डेवलपमेंट कर लिया। तो फ्रेंड आप किसको सही मानेंगे? तो आपका जो मेन कंक्लूजन ये है कि नो डाउट देयर इज सम क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, लेकिन फाइनल कंक्लूजन दैट कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ करना है तो उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग रेट को तो इनके ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग रेट ज़्यादा अच्छा है तो नो डाउट वहाँ की डिमांड्स बेटर होगी, और जब डिमांड बेटर होगी तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और हेल्थ सब कुछ बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बेटर है, इम्पॉर्टेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए, बसे तो उसे इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को दोनों को कोऑर्डिनेट करके रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।